स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी की ओर से फ्रंट पर आकर फ्रंट फुट पर खेलते हुए प्रचार की कमान को पूरी तरह से संभाल चुके हैं और जिस तरह से जनसभा में आज उन्होंने ठीक मशीन गन की तरह कांग्रेस पर वार किए हैं, सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इस मशीन गन वाले आरोपों की झड़ी से छलनी हुई है या फिर कांग्रेस जिस किसी टेस्ट मैच की तरह एक इनिंग प्रचार में अपनी डेवलप करने की कोशिश कर रही है, संभली हुई पारी खेलने की कोशिश कर रही है, उसमें उन्हें किसी तरह की सफलता मिल पा रही है। क्या बीजेपी की पिच पर बीच बीच में उतरने की जो कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है वो इन आरोपों की झड़ी को शामिल करते हुए अपने प्रचार को एग्रेसिव मोड में कन्वर्ट कर पाती है? ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं सवालों के आसपास आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर चेतन जी राजपुरोहित, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम भारती जी मेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जिस एग्रेसिव मोड के लिए पीएम मोदी जाने चाहते हैं, उस एग्रेसिव मोड की हम ये नहीं कहेंगे कि कोई ट्रेलर दिखाए, बल्कि पूरी फिल्म ही आज के प्रचार में नजर आई है। देखिए स्वप्निल जी, लगातार मोदी जो है आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे हर बॉल पर सिक्सर मारने को उतारू हैं। चाहे वो डीग में जो है प्रधानमंत्री जी को आप सुन लीजिए, चाहे आज नागौर में जैसे अभी बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कोई जो है मुद्दा नहीं छोड़ा जिसके माध्यम से उन्होंने जो है राजस्थान सरकार को घेरने की, राजस्थान सरकार को लपेटने की कोशिश नहीं की हो। चाहे वो दलितों का मामला हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे खनन जो है अवैध उत्खनन का मामला हो, चाहे वो ईआरसीपी का मामला हो, चाहे यानी उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा आप देखिए जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जो है और धुआंधार जो है बल्लेबाजी नहीं की हो कांग्रेस के सामने। और ऐसे लग रहा है उनकी इस बल्लेबाजी के देखते हुए, इसको देख जो है इसके मद्देनजर कि कांग्रेस जो है उसकी बॉलिंग उखड़ रही है। कांग्रेस जो है वो जो आक्रामक रूप कांग्रेस का होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन राधेश्याम जी, मैं एक और सवाल आपसे लेता हूं जो मैं चेतन जी से भी पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे इस पर एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। टिकट देने के क्राइटेरिया पर जो कांग्रेस ने अपनाया उस पर भी पीएम मोदी ने सवाल उठाए, लेकिन अपनी खुद की पार्टी के टिकट देने के क्राइटेरिया पे, खासकर ये कि अल्पसंख्यकों को टिकट क्यों नहीं, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इसके अलावा स्पेशली राजस्थान को सेंटर की ओर से क्या दिया गया, जो देश भर को दिया गया वही राजस्थान के हिस्से में आया, इस पर कुछ नहीं बोला है, या फिर राज्य सरकार के दौरान हुए कामों को भी उन्होंने गिनाया नहीं है। देखिए उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की, लेकिन आप देखिए जैसे जो अल्पसंख्यकों को कोई टिकट नहीं दिया गया, इससे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी जो है जनता के मन चढ़ गई है। आम जन के जो उन्होंने आम जन के दिल को जीत लिया है। कैसे कि राजस्थान में जो हिंदू आबादी है उनके दिमाग में कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा रोष ये है कि वह जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती आ रही है और उसके चलते कुछ भी करने को तैयार रहती है। इसके इतर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देकर के सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितों की रक्षक है, चाहे वो सरकार में आए चाहे नहीं आए। ये बहुत बड़ा मैसेज है स्वप्निल जी, जिसके चलते जो भारतीय जनता पार्टी कल ऐसे लग रहा था और इसीलिए पीएम मोदी खुद इसे एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं। इस टॉपिक को खुद पीएम मोदी एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं। मैं ये सवाल चेतन जी आपसे लेना चाहता हूं। राधेश्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। चेतन जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। बहुत सी सेंटर की योजनाएं हैं जिन पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, जो देश भर के लिए रही हैं। अन्य योजना देश भर के लिए है, स्पेसिफिकली सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है। या जिन भी मुद्दों को पीएम मोदी गिनाते हैं वो स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए कुछ अलग हटकर हो, ऐसी कोई चीज वो गिना नहीं रहे। दूसरी बात यह कि राज्य सरकार के दौरान हुए काम को भी वो गिना नहीं रहे। वो सिर्फ कांग्रेस की खामियों पर मेनली फोकस किए हुए हैं, या जो देश भर के लिए किया है उसी पर फोकस किए हुए हैं। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्यों नहीं गिना रहे हैं या क्यों नहीं बता पा रहे हैं? स्वप्निल जी, पहले तो मैं आपकी फर्स्ट बात का जवाब देता हूँ। अमृतसर जामनगर जो हाईवे निकला है, 6 लेन एक्सप्रेस ग्रीन कॉरिडोर, आपको पता है राजस्थान में कितने किलोमीटर है? राजस्थान की जनता को क्या उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं खुद जानता हूँ। मैं बीकानेर से हनुमानगढ़ गया। फिर मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं। मैं आ रहा हूँ।
क्या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम रेलवे के अंदर राजस्थान के अंदर हुआ है? क्या ये नहीं है काम? ये काम की कैटेगरी में नहीं आता है? क्या राजस्थान की जनता को लाभ नहीं मिलेगा? या हर घर नल योजना, आपको पता है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा ड्रोट प्रोन एरिया है, वहाँ पे महिलाएं, आपने देखा होगा, सर पे घड़ा रख कर पानी लेने जाती है 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। क्या हर घर में नल पहुंचाने की योजना क्या राजस्थान की जनता के लिए नहीं है? नहीं सर, मैं अपने सवाल को क्लियर कर देता हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये तो पूरे देश के लिए हुआ है, स्पेसिफिकली राजस्थान को कुछ अलग से मिला हो या राजस्थान को कुछ अलग से दिया गया हो, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। इसके पीछे क्या वजह है? राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी है जिसकी कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने। जैसे राजस्थान, मैं बता रहा हूँ, उज्ज्वला योजना सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है योजना, वो भी सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है। सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वो भी सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं है। जयपुर हाईवे, और क्या बताओ कितनी योजनाएं। अब आप किसान सम्मान निधि को कहेंगे आप पूरे भारत के लिए, क्यों नहीं? भारत का हिस्सा ही राजस्थान है। क्या राजस्थान का भारत का हिस्सा नहीं है? राजस्थान के किसानों को अगर लाभ मिलता है तो प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देना चाहिए, खुले मन से देना चाहिए। राजस्थान की महिलाओं को अगर सवाल का दूसरा हिस्सा जो था, सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, मेरे साथ अब कांग्रेस के प्रतिनिधि कटारा जी भी जुड़ चुके हैं। मैं कटारा जी आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मैं आपसे और ले रहा हूं वो मैं ये कि भाई राज्य सरकार के वक्त भी तो राजस्थान के लिए काम हुए होंगे ना, उन्हें मंचों से क्यों नहीं बताया जा रहा है? मैं यही बताना चाह रहा था, 2014 से पहले राजस्थान को सेंट्रल से 1,10,000 करोड़ रुपए मिले थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में 2014 के बाद में 15 लाख करोड़ रुपए राजस्थान को मिले। 15,10,000 करोड़ रुपए, पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई ये सरकार का तो मैं क्या बताऊं, हर घर नल योजना जो घरों के अंदर पानी पहुंचना था, महिलाओं को राहत मिली, उसमें ही पैसा खा गए, उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। और केंद्र की योजनाओं को लागू करने में केंद्र जो पैसा भेज रहा है राजस्थान के अंदर, उसका भी राजस्थान की सरकार ने ठीक तरीके से लागू नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, और उसका परिणाम सरकार को नहीं, राजस्थान की गरीब जनता को भोगना पड़ा है, राजस्थान की महिलाओं को भोगना पड़ा जिनके घर पे नल नहीं लगा। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रयास किया था राजस्थान की महिलाओं को, योजनाएं हैं जैसे स्पेसिफिकली जो राजस्थान की डिमांड्स थी वो अब भी अधर में लटकी हुई हैं। जैसे ईआरसीपी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम उस पर नहीं जाते, बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, उसमें फिर डिबेट भटक जाती है। या फिर राजस्थान की जो स्पेसिफिकली मांग थी खेलों को लेकर एक माहौल बनाने की, उसे लेकर तो हमने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से कोशिशें होते देखी हैं। क्या कटारा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप? अच्छा ठीक है, कटारा जी अभी मेरे साथ नहीं जुड़े हुए। राधेश्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, अब हम एक और हिस्से में आते हैं, उस हिस्से में जब कांग्रेस के मंत्रियों के दिए गए बयानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गलत कुछ नहीं कहा, वो बयान आया और वो बयान विधानसभा के पटल पर आया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को काफी थू का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ऐसे ही बयान हम बीजेपी के कुछ चेहरों से भी सुन चुके हैं, जैसे लोकसभा में बिधुड़ी का बयान। जी देखिए स्वप्निल जी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि बहुत सारी जो है महिलाएं झूठे केस दर्ज करा देती हैं उत्पीड़न के, और प्रधानमंत्री जी ने आज उसको कोट किया अपने भाषण में। तो आप देखिए, और फिर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। आप डबल इंजन की सरकार देंगे तो यहाँ राजस्थान का विकास होगा, तो ईआरसीपी होगी, तो मानगढ़ को जो है उसको जो है राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। यानी जितनी सुविधाएं केंद्र से जो है राजस्थान चाहता है वो यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। आज देखिए उन्होंने डीजल पेट्रोल के ऊपर भी बड़ी बात कही है, लेकिन टेक्निकली 2013 से 2018 के बीच में जो राज्य सरकार रही, उसमें से 9 महीने के हिस्से को मैं हटा दूं तो एक तरह से डबल इंजन की सरकार यहां पर थी। उसका कोई बेनिफिट नहीं गिनाना अपने आप में क्या लोगों के बीच में ये मैसेज नहीं देता कि हम सत्ता में होंगे तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे? स्वप्निल जी, बड़ी चतुराई के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये। उन्होंने कहा है कि ये आरसीपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसको पूरा किया जाएगा। इसके क्या मायने हैं? इसके अब गहलोत ने 12,000 करोड़ का बजट देते समय तो ये विचार नहीं किया था 13,000 करोड़ का कि जो है ईआरसीपी जो है वो
भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई है। लेकिन देखिए मोदी जी आज यहाँ फिर इस बात को बड़ी चतुराई से कह गए कि ईआरसीपी जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम शुरू की गई थी, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। हाँ। उसको उसके बाद में कुछ नहीं मिला केंद्र से। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है राधेश्याम जी, मैं जब इसी बात को और थोड़ा सा जी, क्लियर करने जी, के लिए मैं चेतन जी दोबारा आपके पास आ रहा हूं। चेतन जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपली जो बात कह रहा हूं वो ये है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, क्या इनडायरेक्ट मैसेज बीजेपी ये नहीं दे रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो ही जो आपकी स्पेशल मांगे हैं उन्हें कैटर किया जाएगा, नहीं तो नहीं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी सोचती भी नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं सोचती है कि किसकी सरकार राज्य के अंदर है। दुख तब होता है जब यहाँ से डाटा भेजने में विलंब किया जाता है, यहाँ से डाटा भेजने में कंजूसी की जाती है। आप किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, डाटा भेजने में इस सरकार ने जानबूझकर देरी की ताकि किसानों को लाभ नहीं मिले। उनको पता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर किसानों को लाभ मिल गया 6,000 रुपए पर ईयर का, तो केंद्र सरकार उसका कोई लाभ नहीं मिल जाए। नहीं तो आपने फोर्स क्यों नहीं किया? हमने, आप तो सेंटर में थे, आप फोर्स करके इनसे निकलवा सकते थे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बार बार राज्य सरकार को निवेदन किया और लगातार करते रहे। और क्यों करते रहे? क्योंकि राजस्थान की जनता को लाभ देना था। लेकिन सरकार की मंशा अगर ठीक नहीं हो, सरकार की मंशा अगर राजनीति से प्रेरित हो, तो इस प्रकार से राजस्थान की जनता के साथ धोखा करना। ठीक है, मैं राजेश कटारा जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश कटारा जी, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस को आज हमले झेलने पड़े हैं और उन सबके पीछे वही चीजें हैं जो हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ बना लिया हो, तो आप उसे जुमला भी नहीं कह सकते। जो आरोप प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए या जो बातें उनकी तरफ से की गई, उनके पीछे कोई ना कोई घटना और कोई ना कोई इवेंट रहा है जिसने समय समय पर आपकी थू थू करवाई है। देखिए स्वप्नव जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस जनता को जो छत्तीसगढ़ और एमपी में जिन्होंने जिस तरीके से मतदान किया है। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कांग्रेस को गाली देते हैं, अशोक गहलोत जी को गालियां देते हैं, वो गालियां अशोक गहलोत जी को नहीं, उन गरीबों के लिए है जो लोग अस्पताल में फ्री में इलाज करा रहे हैं, उन किसानों के लिए है जिनको 2000 यूनिट फ्री दी जा रही है, उन सब गृहिणियों के लिए है जो सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, वो गालियां उन लोगों के लिए है जो सभी वर्ग के लोगों को जो 100 यूनिट हर घर को फ्री में मिल रही है। इस लोगों को गाली दी जा रही है, ना कि अशोक गहलोत जी को गाली दी जा रही है। अगर किसी के घर में बिजली का बिल विशाल भारत की माफी के बावजूद हजारों में आ रहा हो और वो कह रहा हो कि इतना तो सामान हमारे यहाँ है ही नहीं। जी आज एक राज्य पर आके इस तरीके से फोकस कर रहे हैं, पूरा भारत देख। नहीं, मैं दोबारा टॉपिक पे लाऊंगा आपको। कटारा जी देखिए, मेरी बात सुनिए। राजेश कटारा जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर उन्होंने शांति धारीवाल के एक बयान को टारगेट किया तो क्या वो बयान नहीं था ना? इसके अलावा सीएम साहब ने खुद बताया, हाँ ठीक है, ये आंकड़े भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ केसेस झूठे निकले, उस बयान को कोट किया। तो फिर पीएम मोदी ने क्या गलत कोट किया? एनसीआरबी के आंकड़ों को आप स्वीकार करते हैं ये कहते हुए कि हमने एफआईआर करना आसान कर दिया इसलिए संख्या बढ़ रही है। तो वो अगर क्राइम को टारगेट कर रहे हैं, दलितों पर हो रहे अत्याचार को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, और किसी राज्य में कार्रवाई होती है 100% एफआईआर दर्ज होती है। ये अपराधियों के साथ खड़े हैं और हम अपराधियों के विरोध में खड़े हैं। आप किसी भी हाथरस की घटना को ले लीजिए, उन्नाव की घटना को ले लीजिए, कठुआ की घटना को ले लीजिए, किसानों के यहाँ किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी इनके गृह राज्य मंत्री ने, वहां की लखीमपुर खीरी की घटना को ले लीजिए। नहीं, लेकिन दिल्ली की घटना को ले लीजिए। आपकी पार्टी में एक शख्सियत थे जिन्होंने एक इंजीनियर को मारा पीटा था। आज चुनावों के दौरान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उस इंजीनियर से मिलने जाते हैं, ये तब अपराध नहीं था, ये आज अपराध हो गया। किन से मिलने जाते हैं? आपको भी पता होगा ना, गिरिराज मलिंगा, जिन पर आरोप लगे एक इंजीनियर के साथ मारपीट की। आरोप लगे, उनको हमने टिकट दिया क्या? नहीं, आपने टिकट नहीं दिया, लेकिन आप पीड़ित से मिलने तो आज गए ना। मार्च 2022 की घटना में आपको 2023 के नवंबर में समय मिला उससे मिलने का। अब आप यहीं देख लीजिए, देखो मिलने किस लिए गए, मिलना जुलना एक अलग तरह की चीज है, पर आप देखिए प्रत्यक्ष में इन्होंने उसको टिकट तक दे दिया, हमने तो टिकट ही नहीं दिया उसके लिए। तो ये खड़े हैं किसी अपराधी के साथ, हम खड़े हैं अपराधी के साथ। इस बात का ये जवाब दे दे चेतन जी, इनकी पूरी पार्टी इस बात का क्लियरिफिकेशन कर दे कि जिस अपराधी को जो सवाल आप पूछ रहे हैं हम पूछ लेते हैं। हम डायरेक्ट चेतन जी तो यहाँ पर मौजूद ही हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है हाँ, कि तो जब जी, जवाब दें कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्राइम बढ़ता है क्योंकि ये क्रिमिनल्स के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन गिरिराज मलिंगा जिन पर आप हमले बोलते थे देखिए- उनको तो आपने टिकट दे दिया चेतन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे, उन्नाव याद आ गया था, हाथरस याद आ गया, आना चाहिए। नहीं, देश को अपराध- याद है वो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आना चाहिए, मैंने ये बोला है, आना चाहिए। महिलाएं चाहे कहीं की भी है, महिला है। लेकिन मेरे को दुख तब होता है जब खजूवाला याद नहीं आया, इनको अभी राजस्थान के अंदर है। दुख तब होता है जब इनको भीलवाड़ा याद नहीं आया, राजस्थान के अंदर है। दुख तब होता है जब इनको दरियाबाद याद नहीं आया, जो पर राजस्थान के आपको अंदर है। गिरिराज मलिंगा क्यों याद आए? सवाल ये है। पहले मैं जवाब दे दूं। हमारे कांग्रेस के दूसरी बात इन्होंने की, प्रधानमंत्री जी की गालियों के बारे में बात की इन्होंने। पहली बात है, प्रधानमंत्री जी बहुत सोबर व्यक्ति है, कभी गाली निकालते नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात राजस्थान की जनता के सामने रखी है और ये कहा है कि मैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या ये गाली है? क्या उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार का मंत्री बोलता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, ऐसी घटनाएं होती रहती है? लेकिन क्या ये बिधूनी गाली जी ने है? जो लोकसभा में कहा वो तो क्या ये गालियां थी। गाली है? उन्होंने कोर्ट किया है प्रधानमंत्री लेकिन ने। बिधूनी जी यहाँ पर चुनाव प्रभार संभाल रहे हैं। बिल्कुल एक sensitive बिल्कुल, विदुरी सीट जी का- के ऊपर जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की गई है लोकसभा एथिक्स कमेटी के द्वारा और जो कार्रवाई चल रही है वो अपने आप एक अनुपम उदाहरण है। लेकिन यहाँ तो दुख तब लेकिन होता है, उस तरह की एक गोलियों मिनट, की एक गालियों मिनट, की बौछार एक क्या आपको मिनट, कांग्रेस के किसी एक भी चेहरे मिनट, से सुनाई दी? एक मिनट, दुख तो तब होता है जब इनके पूर्व राज्य मंत्री 16 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और एफआईआर लॉन्च होती है एसीबी के द्वारा और बाद में उन धाराओं को हटा लिया जाता है, तब दुख होता है। क्यों हटा लिया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी बताए? नहीं तो क्या दूसरी क्या बात- कोई हिडन एजेंडा है? जैसे मैं कह रहा हूं कि आप मुस्लिम्स को टिकट नहीं दे रहे हैं, ये आपकी रणनीति हो सकती है, लेकिन उस मुद्दे को आप मंच पर एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं। आप गिरिराज मलिंगा को टिकट दे रहे हैं और बात कर रहे हैं अपराध बढ़ने की, इस पर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और जाति की राजनीति करती नहीं है। ठीक है। कभी टिकट ये सोच के देती ही नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, या कौन जाट है, या कौन राजपूत है। भारतीय जनता पार्टी टिकट देते समय एक बात का ध्यान रखती है कि 5 साल किसने सेवा की है जनता की। पार्टी के रीति- नहीं, नीति लेकिन कार्यक्रमों कटारा को जी, कौन ये विश्वास गिरिराज करता है? मलिंगा पर गेंद उधर फेंक देना से काम नहीं चलेगा। आपने कौन सा उनसे इस्तीफा मांगा था? आपने भी तो इस्तीफा नहीं मांगा ना, आपने भी तो उनको चलने दिया। ये ठीक है कि चुनावों के टाइम पे टिकट नहीं दिया और उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, लेकिन जब तक वो माननीय रहे ना। देखिए, वो प्रजातंत्र तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनाव में जीत के आए थे, उससे हम इस्तीफा नहीं मांग सकते। और अंदर की क्या बात है, हाँ, इन्होंने चीज खत्म होने के बाद भी उस समय तो इन्होंने पूरे आंदोलन खड़े कर दिए। आप बताइए, पूरे आंदोलन खड़े कर दिए और नहीं, बाद लेकिन में सर आप उनका बचाव कर रहे थे उस तो घटना के बाद टीवी डिबेट्स में। आप गिरिराज मलिंगा का बचाव कर रहे थे, आपकी पार्टी। नहीं क्या आप ये कह रहे थे कानून अपना काम करेगा, ये तो आरोप हैं, लगे हैं। बाकायदा जांच होगी सर, आरोप लगे, आरोपों की बाकायदा जांच चल रही है, एफआईआर तक दर्ज हुई है। जांच ऐसा कंप्लीट हमने नहीं हुई, कोई फिर बचाव आपने नहीं गिरिराज किया। मलिंगा को अपराधी क्यों मान इन्होंने लिया? जिस तरीके से क्यों अपने उनका परिवार टिकट में काट रहे उसको थे मिला आप? लिया, इन्होंने परिवार में मिलाया, हाँ। वो कहाँ का न्याय उचित है? ठीक है। आप बताइए। ठीक है राधेश्याम जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी देखिए, एक बात मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को भी साफ करना चाहता हूं और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि सियासत में गाली देने के लिए जो गालियां प्रचलन में है उन्हें जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती। वो तंज के पीछे भी छिपी बातें असर तो वही करती हैं। जहां तक गालियों की बात है, आपको अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह रहे थे कि मेरे पिताजी तक को घसीट लिया गया जिनकी डेथ सालों पहले हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा स्वप्निल जी आपने। और गाली का जवाब भी कितनी सफाई से जो है गाली के माध्यम से दिया जाता है। आप देखिए, गहलोत साहब जो है खड़के को जो एएन जिसका इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में, उससे मिलाने के लिए ले गए। आप देखिए, दलित राजनीति को लेकर के जैसे गिरिराज मलिंगा से जो पीड़ित थे उसको जो है इन्होंने, यानी दलित राजनीति को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पे जो है वो उसको अटैच करना चाह रही थी अपने मुद्दों के साथ, उसका जवाब गहलोत साहब ने कैसे दिया? ये एक तरह से राजनीतिक गाली है। दलितों पर अत्याचार की बात आती है तो जो खबरें हम कोट करते हैं उसमें डेल्टा बंगाल भी तो कोट होती है, उसमें तो उस समय की घटनाएं भी कोट होती हैं। अब आज स्वप्निल जी, प्रधानमंत्री जी लाल डायरी का जिक्र तो करते हैं। वो कह रहे हैं कि लाल डायरी जो है उसके बाकी पन्ने अभी तो खुलने बाकी है, 3 ही पन्ने खुले हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई भी तो नहीं की। ईडी तो उनकी है, आईटी तो उनकी है, सीबीआई तो उनकी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको केवल चुनावी मुद्दे के रूप में छोड़ रखा है। और जब भी राजस्थान आते हैं तो लाल डायरी का जिन जो है वो बोतल से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो
वो जिन कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब वो तो कह रहे हैं कि भाई जो इसमें दोषी हैं, जिन्होंने प्रधान मुख्यमंत्री जी के बेटे तक को इसमें वो लपेट रहे हैं, जबकि अभी तो भाई ऐसा कुछ है तो फिर उसको सामने क्यों नहीं लाते प्रधानमंत्री जी, लेकिन नहीं कर रहे ऐसा। प्रधानमंत्री जी तो ने क्या एग्रेसिव केवल पॉलिटिक्स का कांग्रेस आरोप जवाब दे पा रही है? ये सवाल कटारा जी मैं आपसे सीधे पूछ लेता हूं। देखिए, आप अभी एग्रेसिव कांग्रेस पॉलिटिक्स जवाब के नहीं एक दे एंड पा पर रही। है, देखिए, स्वप्निल आपके जी, साथ ये एक बहुत एग्रेसिव बड़ी बात पॉलिटिक्स है। खेली जा रही है। कांग्रेस मैं इसमें आपके डिबेट पास आ न रही तो है। उस लेवल के ऑडिटर्स हैं जो इस तरह के भाषण दे पाए, न आपके पास जी। एग्रेसिव पॉलिटिक्स के चेहरे हैं कटारा जी। ऐसे में एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जवाब न दे पाना कहीं आपको खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा? कटारा जी, स्वप्न जी दोबारा बोलेंगे तो मैं ये थोड़ा कह सा रहा हूं कि डिस्टर्ब हो आप गए थे। एग्रेसिव पॉलिटिक्स जी के निशाने पर हैं और एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जवाब आप दे नहीं पाते। बीते 9 साल में उंगलियों पर गिनी जा सकने वाली सफलताएं मिली हैं आपको, उससे ज्यादा मिली नहीं है। ना आपके पास उस लेवल के ऑडिटर्स हैं भाषण देने वाले, और न ही उस तरह की चीजों का जवाब देने वाले। कहीं ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए स्वप्न जी, कोई भारी नहीं पड़ेगा। हमारा जवाब जनता देगी। जो जनता को जन कल्याणकारी नीतियां मिल रही है, जनता को जन कल्याणकारी योजना जो है, आज देखो खुद मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल गए हैं, मुख्यमंत्री जी घर घर जा रहे हैं, हर अपराधी के लिए खड़े रहते हैं सजा दिलाने के लिए, और हर आदमी को संरक्षण देते हैं। आप देखिए, इनको किसी भी आंदोलन को जरूरत पड़ी इनको करने की, 5 साल में इन्होंने कोई आंदोलन ऐसा किया? इनके आंदोलन करने से पहले हमने कार्रवाई करी, हर अपराधी को अंदर पहुंचा। सरकार का काम है अपराधी को दंड देना। हर अपराधी को दंड मिला कि नहीं मिला? हर अपराधी 2-2 घंटे में अरेस्ट हुआ कि नहीं? पहले जो FIR दर्ज, जो जांच होती थी, जो चार्जशीट पेश होती थी, 257 दिन में होती थी, अब सिर्फ 57 दिन में चार्जशीट पेश होती है। पेपर लीक तो यह है कांग्रेस का काम, यह है कांग्रेस का चेहरा। इन लोगों का चेहरा नहीं है कि जांच दर बाई दर चलती रहे। ठीक है, आप देखो 257 दिन में ये जांचें होती थी इनकी। ठीक है। मैं एक बार फिर चेतन जी आपके पास आ रहा हूं। चेतन जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, राज्य सरकार का वक्त था, गृह मंत्री हुआ करते थे गुलाब चंद कटारिया, और जब क्राइम का रेट बढ़ रहा था, NCRB के आंकड़े आते थे, तो गुलाब चंद कटारिया जी ये कहा करते थे कि देखिए क्राइम के आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन क्राइम बढ़ने की दर में गिरावट है। ये तो आंकड़ों की बाजीगरी हुई ना साहब, क्राइम तो तब भी बढ़ रहा था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं चीजें हमारे हाथ में रहेंगी? देखिए, बिल्कुल सही है, क्राइम बढ़ता है कम होता है ये अलग मैटर है, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र भी करे थे हम संरक्षण देते हैं। ये संरक्षण किसको देते हैं? ये संरक्षण देते हैं भू माफियाओं को, ये संरक्षण देते हैं खनन माफियाओं को, ये संरक्षण देते हैं पेपर लीक के माफियाओं को। और तो और ये लोग उस समय बेनकाब भी हो जाते हैं जब कोई भी जांच एजेंसी उनके यहाँ छापा डालती है, वहां से बरामदगी करती है, नकदी बरामद करती है, सोना बरामद करती है, तब इनके संरक्षण को और ज्यादा उजागर करती है, पहली बात। दूसरा, इसी प्रदेश के DGP क्या कहते हैं, बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं होने देते। ये आपने भी सुना, मैंने नहीं, भी लेकिन यूपी के DGP NCRB के आंकड़ों को ही नकार देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपन राजस्थान के ऊपर चर्चा हो रही है, राजस्थान के अंदर चुनाव है, और राजस्थान में जिस प्रकार का भ्रष्ट तंत्र इन्होंने स्थापित किया 4.5 साल में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इन्होंने किसको छोड़ा है? इन्होंने पेपर लीक के माध्यम से जब छापे पड़ने शुरू हुए, तो मैं तो कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, मैं सिंपली आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के एग्रेसिव पॉलिटिक्स को पब्लिक कैटर करती है? हमने देश के कई हिस्सों में देखा है कि करती है, लेकिन क्या राजस्थान की पब्लिक करती है? ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी राजस्थान में केंद्र की क्या उपलब्धियां रही, केंद्र को क्या दिया प्रधानमंत्री ने, इसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि कुछ दिया नहीं स्पेशली राजस्थान को। वो तो जो बहुराज्य योजनाएं हैं राजस्थान से भी वो जो है उसका भी हिस्सा उसको मिला है, लेकिन स्पेशली राजस्थान को कुछ दिया नहीं। अब कहने को कुछ है नहीं, प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के पास है कि राजस्थान में 5 साल तक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी और क्या करें, तो जो है 100 की 100 जो है आरोप लगाएंगे तो निश्चित रूप से जनता के दिमाग में आएगा कहीं ना कहीं 2, 4, 5 के लिए कि यार वास्तव में सारे लोग यही कह रहे हैं। तो फिलहाल तो हम इतना कह सकते हैं कि न तो कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है, न ही बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन पीएम मोदी के हर स्पीच पर नजर रखती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इसी पीरियड में जब मतदान के दिन नजदीक होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की एक कोई भी सभा पूरी हवा को बदल ले जाती है। ये मादा प्रधानमंत्री मोदी रखते हैं, इसलिए कांग्रेस भी इस बात पर नजर बनाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।